नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब्राहम लिंकन कहते हैं मोस्ट फोक्स आर एज हैप्पी एज दे मेक अप देयर माइंड्स टू बी। इसका मतलब यह है कि हम उतने ही खुश हो पाते हैं जितना हम खुश होने की हमारी खुद की लिमिट सेट करते हैं। जी हाँ, खुश होना एक चॉइस है। हैप्पीनेस इज ए चॉइस। यू हैव टू चूज इट, यू हैव टू डिसाइड कि मैं खुश रहूंगा या फिर खुश रहूंगी। डोंट अलाउ एनीवन, किसी को भी ये परमिशन मत दीजिए कि वो आपको सैड या फिर मायूस करे। ये चॉइस, ये चाबी जो है, ये कंप्लीटली अपने पास रखिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ऑलवेज कीप दिस की टू हैप्पीनेस इन योर हैंड्स ओनली। आज 28 अगस्त 2021 है, दिन है सैटरडे। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर जन्माष्टमी सेल चल रहे हैं। 31 अगस्त 2021 तक ये सेल्स चलेंगे और इसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, ऊपर से 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी ऑफर है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यू कैन यूज़ दिस कोड कृष्णा 20। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं या फिर हमारा मोबाइल ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल नियर एंड प्रेजेंट द हिंदू का आर्टिकल है। ये काबुल के सिचुएशन के बारे में है और ये भारत के लिए एक वार्निंग भी है कि भारत को अभी से ये टेररिज्म को लेकर, एक्सट्रीमिज्म को लेकर तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इंडियाज ट्यूशन पेंडेमिक। क्या है ये ट्यूशन पेंडेमिक? चेतन भगत का ये आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी जो कहते हैं ना कि आई ओपनर, हमारी आंखें खोल दे, ऐसा एक आर्टिकल है। लीगली रेप्ड, ये लॉ के साथ जुड़ा हुआ, सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। व्हाट इज़ लीगली रेप्ड। और लास्ट में एडिबल ऑयल्स की बात करेंगे, कुछ आंकड़ों के ऊपर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एडिबल ऑयल्स के इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, यू नो के आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट दिस डेज। मैंने दवाई तो ले ली है बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट। अभी भी आई एम फीलिंग सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ और थ्रोट इन्फेक्शन। तो मैं थोड़ा बहुत आपको शायद स्लो लगूं, थोड़ा बहुत डिफरेंट साउंड करूं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। एक दो दिन में होपफुली सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी एंड देन आई विल बी बैक टू नॉर्मल। कल मैंने जो बात बताई थी रामायण के बारे में, तो शायद मैंने गलती से गरुड़ कहा था, लेकिन इट इज़ नॉट गरुड़। वो जटायु थे, जो गिद्ध था वो जटायु थे। और उनके जो भाई हैं संपत्ति। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जटायु और संपत्ति के बारे में लिखा है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो चलिए अब बात करते हैं नियर एंड प्रेजेंट के बारे में। हमने देखा कि हाल ही में काबुल एयरपोर्ट के ऊपर एक सुसाइड अटैक हुआ, सुसाइड बॉम्बिंग हुई और इसमें लगभग 100 जितने लोगों की जान चली गई। इसमें कुछ 13 यूएसए के सोल्जर्स भी शहीद हो गए। ये जो एक दोहा टॉक्स हुई थी यूएसए और तालिबान के बीच में, और उसमें जो तालिबान ने एश्योरिटी दी थी कि यूएसए और नेटो फोर्सेस जब यहाँ से चली जाएगी अफगानिस्तान में से, तब एक शांतिमय वातावरण क्रिएट किया जाएगा, एक पीसफुल अफगानिस्तान का जन्म होगा। ये जो एक आशावाद था या फिर आशा थी, उस वो सारी चीज़ें चौपट हो चुकी है इस काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग के बाद। इस्लामिक स्टेट के, जिसको कहते हैं खुरासन, ISIS खुरासन, ये एक टेरर ग्रुप है जिसने ये दावा किया है कि ये अटैक उन्होंने करवाया है। दूसरी जो एक चौंकाने वाली बात है वो ये है कि यूएस और यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और MI6 ने भी कहा था कि ऐसा एक अटैक हो सकता है। तो इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद भी इस टेररिस्ट ग्रुप ने
काबुल एयरपोर्ट के ऊपर एक अटैक कंडक्ट किया, सक्सेसफुली कंडक्ट किया। और ये इस बात का रिजल्ट है, मीन्स या ये इस बात को दर्शाता है कि अब अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। हक्कानी नेटवर्क नाम की एक विंग है, ये तालिबान जो है, तालिबान का एक अटैक ग्रुप है जिसका नाम है हक्कानी नेटवर्क। अब अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो हमें देखने को मिलता है कि कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर हक्कानी नेटवर्क ने इस आईएसके के साथ मिलकर अटैक्स कंडक्ट करवाए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि हक्कानी नेटवर्क और आईएसके ने मिलकर ही ये अटैक किया हो। फिलहाल तो आईएसके ने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये क्लेम किया है कि हमने ही ये अटैक करवाया है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि इसमें हक्कानी नेटवर्क का साथ हो। और हक्कानी नेटवर्क जो है, जैसे मैंने आपको बताया, तालिबान का ही एक आर्म है। तो अगर ऐसा है तो दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस थिंग। अगर हक्कानी नेटवर्क इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अगर तालिबान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो भी ये डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि आईएसके नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, तालिबान अभी अफगानिस्तान के ऊपर राज कर रहा है, पावर उनके हाथों में है और उनकी आंखों के नीचे ही ये सारी चीज़ें वो कर रहा है। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन डेफिनेटली है अफगानिस्तान की। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि इस प्रकार के थ्रेट्स जो हैं वो भारत को भी फेस करने पड़ सकते हैं। कुछ ऑप्शंस हैं हमारे सामने, जैसे कि डिप्लोमेसी। यूनाइटेड नेशंस में भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आया है। पीस कीपिंग फोर्स में भी भारत का कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बारे में आप जानते होंगे, हमने कई बार इसके बारे में भी बातचीत की है। लेकिन फिलहाल यूनाइटेड नेशंस की सिचुएशन ऐसी है कि वो, हमें लगता है कि इतनी पावरफुल बॉडी होने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा है, हेल्पलेस लग रहा है, मजबूर लग रहा है। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस कमज़ोर लग रहा है, मजबूर लग रहा है, दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव साइन। ये तालिबान या फिर आईएसके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर हक्कानी नेटवर्क के जो एक चीफ हैं जिनका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी। अब सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो तालिबान के चीफ हैबतुल्ला अखुनज़ादा उनके डेप्यूटी हैं। तो वी डोंट वांट टू सी कि ये सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो यूनाइटेड नेशंस और दूसरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में हैबतुल्ला के साथ वहाँ पर आए और वहाँ पर टेबल पर बैठें और चीज़ों को नेगोशिएट करें। दुनिया को तालिबान के साथ इतना तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा कि ये हक्कानी नेटवर्क जैसे ग्रुप और उनके लीडर्स जो हैं उनको आप साथ लेकर अगर चलेंगे तो दुनिया आपका साथ नहीं देगी। हक्कानी नेटवर्क ने भारत की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी काफ़ी अटैक्स करवाए हैं। 2008-9 की बात करें तो इंडियन कॉन्सुलेट्स के ऊपर अटैक करवाए हैं, इंडियन एम्बेसी के ऊपर अटैक करवाए, और इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर उन्होंने अटैक्स करवाए हैं। तो भारत को यूनाइटेड नेशंस में इतना तो करना ही पड़ेगा कि ये हक्कानी नेटवर्क्स और इस प्रकार के जो लोग हैं उनके ऊपर ट्रैवल बैन रहे, उनको फंड का एक्सेस ना मिले, उनको कहीं से वेपन्स ना मिले। ये सारे जो सैंक्शंस हैं वो इंटैक्ट रहने चाहिए, ये सारे सैंक्शंस और ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। इनके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो आसान नहीं होनी चाहिए। India's position on Afghanistan and its impact on Indian security are articulated strongly. हमें ये क्लियरली बता देना होगा दुनिया को और जो हमारे लाइक माइंडेड नेशंस हैं उनको कि भाई अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है इसकी इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी हो सकती है। 1990s की बात करें तो लगभग 40-50% जितने जो कश्मीर में आतंकवादी संगठन चल रहे थे और जो लोग थे तो वो अफ़गान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ अपना एक एक लिंक उनकी वहाँ पर थी। इनफैक्ट अफ़गान के ही लोगों को यहाँ पर ट्रेन करके भेजा जा रहा था। तो उस टाइम पर भी तालिबान ने ये सारी चीज़ें की थी और तालिबान का एक बड़ा लक्ष्य ये भी है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा कश्मीर और इन सारी जगहों पर भी आए।
तो भारत के लिए तो एक थ्रेट है ही, एंड वी नो कि पाकिस्तान कैसे तालिबान का इस्तेमाल कर रहा है। तो पाकिस्तान फिर एक बार अफ़गानिस्तान की सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी, तालिबान के पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा, देन दे विल यूज़ तालिबान अगेंस्ट इंडिया, ऐसे पूरे चांसेस हैं। तो अभी से ही हमें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। हाल ही में पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एमपीज़ को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा कि फिलहाल भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, इट इज़ वेट एंड वॉच पॉलिसी, कि हम वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है और उस हिसाब से हम हमारे नेक्स्ट स्टेप्स लेंगे। प्रश्न यह है कि क्या भारत के पास इतना वक्त है कि हम वेट करें? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब सितंबर 2021 में यूएसए की यात्रा पर जाएंगे। वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को वो एड्रेस करेंगे, एंड आई एम श्योर उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के बारे में भी दुनिया को बताएंगे कि भारत का क्या व्यू पॉइंट है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यूएनजीए की मीटिंग के बाद क्वाड की भी एक समिट होने वाली है, जहाँ पर वो जो बाइडन साहब से मिलेंगे, फिर स्कॉट मॉरिसन के साथ मुलाकात होगी जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर योशिहिडे सुगा जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ। तो ये क्वाड मीटिंग में भी हमें क्लियरली एक स्टैंड लेना होगा। इंडिया को ये चीज़ अब, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को उठानी पड़ेगी कि अगर हम हमारे देश में ये टेररिज्म और इन सारी चीज़ों को दूर रखना चाहते हैं तो वी हैव टू टेक ए स्टैंड। वी कैन नॉट वेट फॉर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान या फिर एनी अदर कंट्री। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। इंडियाज ट्यूशन पेंडेमिक, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। मैं चाहता हूं कि आप भी इस विषय को लेकर अपने सुझाव, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। चेतन भगत ने ये आर्टिकल लिखा है, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये प्रिंट हुआ है। हाल ही में चाइना ने एक डिसीजन लिया है। चाइना ने वहाँ पर जो ट्यूशन सेक्टर है, एजुकेशनल ट्यूशन सेक्टर, जैसे हमारे देश में स्कूल के बाद हम ट्यूशन्स में जाते थे, मैं तो जाता था और खेलते भी थे हम, टू बी ऑनेस्ट। आज की सिचुएशन थोड़ी अलग है। आज के बच्चों को जब मैं देखता हूँ, छोटे बच्चों को, 8 9 10 साल के बच्चे, तो उनकी सिचुएशन अलग है। उस टाइम पर इतना ट्रैफिक नहीं था, और व्हेन आई वाज अ किड हम एक टाउन में रहते थे। इतना छोटा भी नहीं था, बट इट वाज ए मीडियम टाउन, मीडियम साइज टाउन में रहते थे। तो इतनी कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, और हमारी जो स्ट्रीट्स थी वो काफ़ी बड़ी स्ट्रीट्स थी। तो हम क्रिकेट और बहुत सारी ऐसी गेम्स जो हैं वो खेलते रहते थे। फिज़िकल एक्टिविटीज़ जिसमें होती है ऐसी गेम्स खेलते थे। आज के बच्चों के पास वो लग्जरी नहीं है, खास करके सिटी में रहते हैं तो ये लग्जरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइस इतनी बढ़ गई है। छोटी छोटी सोसाइटीज़ में, छोटे छोटे घरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो लग्जरी नहीं मिलती है बच्चों के पास, और हर शहर में आपके पास प्लेइंग ग्राउंड भी नहीं है। तो फिज़िकल एक्टिविटी डेफिनेटली बच्चों की कम हुई है, एज वी ऑल नो, और हमने ऑब्जर्व भी किया होगा, बच्चे ज़्यादातर मोबाइल और कंप्यूटर में गेम्स खेलते रहते हैं। अब ट्यूशन्स की बात करें तो व्हेन आई वाज अ किड, मैं अकेला नहीं, हम सब, मेरे क्लासमेट्स और हम सब जो हैं, स्कूल मेट्स और क्लासमेट्स, ट्यूशन्स में तो जाते थे, लेकिन ट्यूशन्स के बाद हमें इतना भी वक्त मिलता था कि हम स्पोर्ट्स या फिर ऐसी चीज़ें खेल पाएँ। आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बच्चे स्कूल से घर जाते हैं, खाना पीना खाकर थोड़ी देर के बाद ट्यूशन के लिए तैयार। फिर ट्यूशन्स में से एक ट्यूशन ख़त्म हुआ तो फिर दूसरे ट्यूशन में, दूसरे में से तीसरे ट्यूशन में, एंड देन दे कम बैक होम। ट्यूशन का और स्कूल का होमवर्क ख़त्म करते हैं, रात हो जाती है, सो जाते हैं, फिर उठते हैं। तो इतनी ज़्यादा हेक्टिक और बिजी लाइफ जो है वो छोटे बच्चों की हो चुकी है। चाइना में भी यही सिचुएशन है, और चाइना ने अब ये तय किया है कि वहाँ के जो प्राइवेट ट्यूटरिंग बिजनेस है उनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। नया कानून निकाला है कि वो नॉन प्रॉफिट कंपनीज के तौर पर ही काम कर सकते हैं, प्रॉफिट नहीं कमा सकते, स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकते, और फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और अगर कोई स्कूल और टीचर्स एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं प्राइवेट ट्यूशन से, तो बच्चों को और पेरेंट्स को बताया गया है कि आप इनकी कंप्लेंट कीजिए और सरकार जो है वो उनके खिलाफ स्टेप लेगी। अब चाइना
कोई डेमोक्रेटिक देश तो है नहीं, तो वहाँ पर डिसीजन लेने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। और ऐसा नहीं है कि चाइना की सरकार ने ये डिसीजन लिया है तो बच्चों का फ़ायदा हुआ है और दूसरे लोगों का, सिर्फ दूसरे लोगों का नुकसान हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने इन्वेस्टर्स थे उनके भी पैसे डूब गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो अचानक से वेस्ट हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसे ट्यूशन बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे तो उनके पैसे चौपट हो गए, क्योंकि सरकार ने इस प्रकार के नए रूल्स बनाए हैं। अब इंडिया की बात करें, हमें पता है कि इंडिया में क्या सिचुएशन है ट्यूशन्स की, अभी हमने डिस्कस की। और पहले ऐसा था कि जो कैरोट कटिंग आंटी जिसको कहते हैं, कि एक टीचर जो है अपने फ्री टाइम पर ट्यूशन्स करवाते थे, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे उनको मिल जाते थे, उनके घर हमें जाना रहता था और वहाँ घर पर ही वो हमें पढ़ाई कराते थे, हमारा होमवर्क चेक करते थे, थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक्स है तो थोड़ी बहुत रिफाइनिंग करने की कोशिश जो है वो ट्यूशन से की जाती थी। आज के जो हमारे ट्यूशन्स हैं, आज वो छोटे छोटे ट्यूशन्स एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो आ चुकी हैं, खास करके टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, टेक एजुकेशन आ चुका है। और ये एजुकेशन कंपनीज जो हैं वो इतनी बड़ी बन चुकी हैं, बड़े बड़े ऐप्स हैं उनके, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट होती हैं। मैं किसी का भी नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे देश में हैं। अब अगर हम सोचें कि ये ट्यूशन कंपनीज या फिर एजुकेशन कंपनीज इतनी बड़ी हो चुकी हैं, बिलियन डॉलर प्लस उनकी वैल्यूएशन है, और ये इतनी सारी चीज़ें अब पढ़ाने लगे हैं, तो लगता है कि क्या स्कूल्स की कोई आवश्यकता ही नहीं। मीन्स स्कूल में आपको जो भी पढ़ाया जा सकता है उससे भी अच्छे डिजिटल क्वालिटी में ये ट्यूशन्स या फिर ये जो कंपनीज हैं वो आपको मोबाइल के ऊपर पढ़ा लेती हैं। तो क्या स्कूल्स की कोई रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज यस, स्कूल की रिक्वायरमेंट है। स्कूल इज़ नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, जो नॉर्मल एकेडमिक एजुकेशन है उसके लिए नहीं है। हम कैसे ह्यूमन बीइंग्स बनेंगे, राइट, जो ह्यूमंस के साथ हमारा इंटरेक्शन है। आपके क्लास में हर एक व्यक्ति आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, कैटेगरीज होगी। कुछ लोग आपको पसंद होंगे, आपको बहुत पसंद होंगे, कुछ पसंद होंगे, किसी के साथ हाई हेलो होगा, और किसी के साथ आप बचपन से लेकर पढ़ाई की है लेकिन आपके उनके उनको जानते भी नहीं है, उनको नाम पता है और पता है कि ये हमारे क्लास में पढ़ते थे, लेकिन यू डोंट गेट अलोन विद दैट पर्सन वेरी वेल। तो दिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। आप हर एक को अपना फ्रेंड नहीं बना सकते। ऑफ कोर्स वो आपका फ्रेंड नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं। यू डोंट नो दैट पर्सन, आप उनके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, आप उनके बारे में बुरा नहीं सोच रहे, आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। तो ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं, हम भी बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे होंगे कि वो हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, और सोच भी नहीं रहे। वी डोंट एग्जिस्ट फॉर देम। तो अलग अलग, किसी के साथ झगड़ा हुआ, किसी के साथ खाना शेयर किया, किसी के साथ ये वो, बहुत सारे अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन एक्सपीरियंस, वो स्कूल टाइम पर होते हैं। तो स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो ट्यूशन्स हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं, या फिर ट्यूशन इसलिए एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि ये एक विचारधारा, ये एक मानसिकता है कि स्कूल टीचर्स की आवश्यकता नहीं है। स्कूल्स जो है वो सिर्फ आगे क्लास सेकंड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए एक जगह है, वरना असली एजुकेशन तो आपकी ट्यूशन्स में ही हो रही है। कोटा फैक्ट्री फिनोमिना आपने सुना होगा, कैसे कोटा में लोग जो हैं वो पढ़ाई करने के लिए बच्चे जाते थे, पूरे देश के अलग अलग कोनों से बच्चे वहाँ पर जाते थे। और हमने ये भी देखा कि इतना प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर कि वहाँ पर सुसाइड्स भी इतने ज़्यादा होते थे। तो वी डोंट वांट टू सी दिस थिंग कि बच्चे पूरा दिन जो है वो अपने मोबाइल ऐप के ऊपर या फिर टैबलेट्स या फिर कंप्यूटर के सामने बैठे रहें। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्थी फॉर अस एज ए कंट्री। अगर हम सोचें तो ये हेल्थी बात नहीं है। स्पोर्ट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रामेटिक्स, आर्ट, दूसरी सारी चीज़ें, ये ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर ये जो सारे ऐप्स हैं तो इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, लाखों में इनकी फ़ीस होती है, और बहुत ही कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। व्हाट वी नीड टू मेक ए कल्चरल शिफ्ट। ये जो एक रेस लगी है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने की, ये कल्चर पेरेंट्स को ही तोड़ना पड़ेगा।
दूसरी चीज़, अगर इतनी बड़ी बड़ी ऐप बनाने वाली जो कंपनीज है ये इतनी फेमस हो सकती हैं, तो क्या हम हमारे देश में कुछ अच्छी कॉलेजेस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते? क्यों ऐसा हो गया है कि कुछ ही कॉलेजेस हमारे देश की फेमस है पूरे देश में, और बाकी की कॉलेजेस जो है उनके बारे में लोगों को पता भी नहीं रहता है? इसके लिए सरकार को चाहिए कि सरकार अच्छे लोगों को प्रमोट करे, जो ऐसे अच्छे लोग हैं जो एजुकेशन के लिए सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो उनको ज़मीन दी जाए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, ताकि हमारे देश में भी हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस खोल सकें और ये ट्यूशन के एक चक्कर में से हम बाहर निकल सकें। बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, जो यंगस्टर्स को जॉब रेडी करती है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने की। जैसे कि किसी को इंग्लिश सीखना है तो वो आजकल ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगे। इंटरव्यू कैसे फेस करने हैं, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, या फिर ऐसे जो ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस हैं, वो आपको ये चीज़ सिखाते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड डू। और उसके बाद आपको खुद को मेहनत करनी है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। यही चीज़ काम करती है। कोई आपको लेट्स से बुक की समरी, राइट, अब बुक की समरी जो है ये आपको ओवरऑल आइडिया बता देगी कि इस किताब में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, इस किताब में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है। लेकिन एक बुक की समरी का वीडियो या फिर पॉडकास्ट सुनने के बाद आप अगर ये समझे कि आपने वो बुक पढ़ ली, तो दैट विल बी अ मिस्टेक। रीडिंग एक ऐसा टूल है, व्हेन आई से रीडिंग आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी। हाँ, इसमें चाहे आप वीडियो देखें या फिर रीडिंग करें या फिर सुने, पॉडकास्ट को सुने, जो भी हैं, ये सेल्फ स्टडी के अलग अलग जो टूल्स हैं, इससे ही आपका दिमाग आपकी कैपेसिटी और आपका दिमाग जो है वो एक्सपांड तभी होगा जब आप खुद उस चीज़ को करेंगे। मैंने सालों से ये बात बताई है स्टूडेंट्स को कि ये वीडियो जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये हिंदू एनालिसिस का वीडियो, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो आपने देख लिया तो फिर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। आपको ये वीडियो देखने के बाद यू हैव टू गो थ्रू दिस आर्टिकल्स, ये आपको खुद पढ़ने हैं, एटलीस्ट एक बार तो पढ़ने ही है। अगर आप थरोली वीडियो के ऊपर रिलाई करेंगे और आप कहेंगे कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो वक्त नहीं है, दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज। ये कोई ऐसा रीज़न ही नहीं है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करनी है और आप कहते हैं आपके पास उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, मेहनत करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करनी है। ये एक प्रकार का नाटक जो है वो चल रहा है, किसी ना किसी चीज़ से एस्केप होने के लिए ये नाटक चल रहा है, और आप दिखा रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं। जो चीज़ आपको करनी है उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है, तो इसका कोई मीन्स, इससे बड़ी कोई एक्सक्यूज़ हो ही नहीं सकती। तो लेट्स होप कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में और हमारे जो ये कल्चर है उसमें एक शिफ्ट आए, इसमें एक बदलाव आए कि हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठाने लगे, हम खुद मेहनत करें। और पेरेंट्स को अगर बच्चे देखेंगे तभी वो करेंगे। आजकल हम ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, लेकिन बच्चे ने कभी भी पेरेंट को नहीं देखा कि पिताजी या फिर मदर जो है वो कोई किताब पढ़ रहे हों। वो देखते हैं कि मदर या फिर फादर जो है वो कुछ काम करते हैं और फिर जब फ्री टाइम में वो टेलीविज़न देखते हैं, तो बच्चा क्या करेगा? ही और शी विल डू द सेम थिंग। अगर फ्री टाइम में मदर या फादर कोई भी किताब, चाहे न्यूज़पेपर, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो बच्चे के अंदर भी ये चीज़ होगी कि फ्री टाइम में क्या करेंगे, तो फ्री टाइम में वो कुछ ना कुछ पढ़ाई करेगा। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। एनीवे, आपके जो भी विचार हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लीगली रेप्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इस व्यक्ति ने अपनी खुद की पत्नी को सेक्सुअली असोल्ट किया था, ऐसे व्यक्ति को डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज यानी कि उसको बाइज्जत बरी किया है। अब आईपीसी, इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 375 है, उसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन 2 इन सेक्शन 375। वो ये कहता है कि हस्बैंड जो है वो अगर वाइफ
विलिंग नहीं है, इफ द वाइफ इज अनविलिंग टू हैव सेक्स विथ हस्बैंड, और फिर भी ज़बरदस्ती हस्बैंड वाइफ के साथ सेक्स करता है, तो हस्बैंड को इम्यूनिटी मिलती है, हस्बैंड के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। और आईपीसी जो है ये 1860 का प्रोडक्ट है, तो आज से सदियों पहले इसको डिज़ाइन किया गया था। उस टाइम पर विचारधारा कुछ इस प्रकार की थी कि वाइफ जो है ये हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। लेकिन 1860 और 2021 में बहुत बड़ा गैप है। वी नीड टू अपग्रेड दिस आईपीसी। 2013 में जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी ने भी ये रेकमेंड किया था कि ये चीज़ जो है इसको हमें हटाना चाहिए। एक विक्टिम के साथ जो असॉल्ट करने वाला व्यक्ति है उसका कोई भी रिलेशन, चाहे वो हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती जो है वो ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते। केरला हाई कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया है कि स्पाउसेस इन मैरिज आर ट्रीटेड एज इक्वल पार्टनर्स, ट्रीटिंग वाइफ्स बॉडी एज समथिंग ओनिंग टू हस्बैंड एंड कमिटिंग सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट अ विल इज मैरिटल रेप। केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि एक मैरिज में हस्बैंड और वाइफ दोनों इक्वल होते हैं, एक ज़्यादा एक का स्टेटस ज़्यादा है, एक का कम है, ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल है। और कोई ज़बरदस्ती इस प्रकार की चीज़ करता है तो वो मैरिटल रेप ही गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार इस चीज़ को लेकर अपनी कमेंट्स दी हैं, और हमारा देश सोचिए कितना प्रोग्रेसिव कंट्री है। हमने एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, होमोसेक्सुअलिटी जो क्रिमिनलाइज्ड थी पहले, तो इसको भी डीक्रिमिनलाइज किया है। तो दिस इज़ द टाइम कि हम ऐसी चीज़ें जो जो जिसके ऊपर कोई क्राइम नहीं है, तो ऐसे असॉल्ट्स को हम क्राइम बनाएं ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। एडिबल ऑयल्स की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल है, भारत ने 2020-2021 में नवंबर से अक्टूबर की बात करें तो एक साल के अंदर भारत ने कुछ 93.18 लाख टन वेजिटेबल ऑयल को प्रोड्यूस किया, और उसके 2 साल पहले देखें तो आंकड़ा था 85.38 एंड 76.87, तो 93.18 जो है ये एक ज़्यादा आंकड़ा है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का यह कहना है कि 2018-19 की बात करें तो भारत ने कितना ये एडिबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया था पता है? 133 लाख टन। तो इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लगभग 60% या फिर 2/3 जितना, 60 से लेकर आप 66% जितना वेजिटेबल ऑयल की रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो इंपोर्ट करते हैं, और इसके लिए हमें हर साल 10 से 11 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम को रिलीज़ किया। इसको लेकर एक वीडियो भी हमारी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, अगर आप इस नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम को ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, वीडियो इज़ ऑन आवर चैनल। अब इस स्कीम में ये किया गया है कि फ़िलहाल हमारे देश में कुछ 3.5 लाख हेक्टेयर जितना एरिया जो है जिसमें हम ऑयल पाम की खेती करते हैं, उसको आने वाले 5 सालों के अंदर हम 10 लाख हेक्टेयर जितनी एक्सपांड करेंगे, तो लगभग 3 टाइम्स इसको बढ़ाया जाएगा। फिर जो किसान हैं उनको एक मिनिमम वायबिलिटी प्राइस दी जाएगी कि आपके पिछले 5 साल की जो एक एवरेज है उतनी प्राइस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, एक एश्योरिटी मिलेगी किसानों को। और ऑयल पाम जो है वो एक ऐसा क्रॉप है जिसमें आपको फ्रेश फ्रूट बंचेस में से 20 से 25 टन जितना ये फ्रेश फ्रूट बंच मिलता है पर हेक्टर, आप इतना इसमें से पैदा कर सकते हैं, और इसमें से ऑयल भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। मस्टर्ड और ग्राउंड नट के साथ अगर कंपेयर करें तो मस्टर्ड और ग्राउंड नट में से आप 35 से 40% जितना ऑयल निकाल सकते हैं, इसमें आप इससे भी ज़्यादा ऑयल निकाल सकते हैं। और फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो एश्योरिटी वाली प्राइस मिलेगी, दूसरी तरफ हमारा इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, तो इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी, तो लोग भी इसको अफोर्ड कर पाएंगे। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा हम चावल उगाते हैं हमारे देश में, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चावल की जगह पर हम ऑयल पाम उगा सकते हैं। और कुछ हमारे देश के ऐसे राज्य हैं
जो ऑलरेडी ऑयल पाम की खेती कर रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा सपोर्ट देने की आवश्यकता है। और जब यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाए, इसके बाद दूसरे जो राज्य हैं जहाँ पर इसका पोटेंशियल है, तो वहाँ पर भी हम इनको उगा सकते हैं। तो लेट्स होप कि ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल हो जाए और हम हर साल ये जो 10 से 11 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं ऑयल को एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करने में, वो कम होंगे। और जब ये खर्च कम होगा तो नेचुरली इसकी प्राइस भी कम होगी, और यही पैसे हम किसानों को सपोर्ट देने के लिए कर सकते हैं। तो किसानों की भी इनकम बढ़ेगी, रूरल इकोनॉमी भी अप आएगी। तो ये विन विन सिचुएशन ही है एज फार एज इसको प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंट करें। मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक रिनोवेटेड कॉम्प्लेक्स जलियांवाला बाग का जो है इसको देश को समर्पित किया है। इंडिया ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, 1 करोड़ डोजेस वैक्सीन के सिंगल डे में दिए गए। सेंटर आस्क केरला के आप 5 ऐसे पॉइंट्स को फॉलो करें ताकि आप कोविड के केसेस को रोक सकें। रामनाथ कोविंद साहब जो हैं हमारे, उन्होंने एक शिलान्यास किया है आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, और गवर्नमेंट ने यह कहा है कि ज़्यादातर भारतीयों को अफ़गानिस्तान में से इवैक्यूएट किया जा चुका है। गवर्नमेंट ने, या फिर आप कह सकते हैं आईएनबी मिनिस्ट्री ने, एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चले। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना के 7 साल कल ख़त्म हुए, यस्टरडे की बात है ये। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके इटालियन काउंटर पार्ट मारियो राघी के बीच में अफ़गानिस्तान को लेकर एक डिस्कशन हुई। एनएस तोमार साहब ने कहा कि ब्रिक्स कंट्रीज आर वेल पोजिशन टू टेक लीडिंग रोल इन हेल्पिंग टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-21 जो है वो 3 सितंबर 2021 में भारत में होस्ट की जाएगी। और जो नया एक न्यू दिल्ली ने एक स्टेटमेंट, भारत ने जो स्टेटमेंट दिया है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एनवायरनमेंट को लेकर, तो ये ब्रिक्स फॉलो करेगा। यूएसए ने एक एयर स्ट्राइक की है इस्लामिक स्टेट के ऊपर अफगानिस्तान में, और ये एक प्रकार का बदला लिया है, जो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर ब्लास्ट हुआ तो उसका बदला है। बांग्लादेश इज़ ए रोल मॉडल इन बर्थ कंट्रोल, उनके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। और सेनेगल नाम का एक देश है, आप बताइए सेनेगल जो है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है, और सेनेगल का कैपिटल क्या है? ये 2 आपके लिए क्वेश्चंस हैं, कैपिटल और किस कॉन्टिनेंट में सेनेगल मिलता है आपको। तो सेनेगल में एक बोट जो है, इसमें कुछ 60 जितने लोग जा रहे थे और ये डूब गए, और इसमें से 48 लोग जो हैं वो मिसिंग है। तो ऐसी दुखद खबर हमें कई बार कुछ एक खास पर्टिकुलर एरिया में से पढ़ने को मिलती है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर ये है। आज के लिए आपका नया प्रश्न है, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के कोर्स के ऊपर भी जन्माष्टमी सेल चल रहा है। ज़्यादा जानकारी आपको हमारी वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।